हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रिशु शर्मा और हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन थी वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, और आर्टिकल 12 एंड 13 को भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी, जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है उसका नाम है राइट टू इक्वालिटी। और उसमें भी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं, मतलब राइट टू इक्वालिटी जो है वो 5 आर्टिकल को कवर करता है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 ओनली। ठीक है, सो आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है इक्वालिटी की। ठीक है, सो आर्टिकल 14 का मेन मोटिव क्या था? लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको हर एक टाइप के लोग दिखेंगे। ठीक है, लाइक कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है, या फिर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। ठीक है, या फिर कोई काला है, गोरा है, मतलब सेम टाइप के लोग नहीं हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है इनइक्वालिटीज़ पाई गई हैं। सो आर्टिकल 14 का मेन मोटिव क्या था? इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना था। मतलब डजेंट मैटर कि आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट से हो, या फिर आप अमीर हो या गरीब हो, लॉ के सामने जो है आपको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मतलब लॉ की नज़र में आप सब इक्वल हैं। ठीक है, हर एक पर्सन को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वही था आर्टिकल 14 का मेन मोटिव। ठीक है, सो अब पढ़ते हैं आर्टिकल 14 में लिखा क्या गया है। सो आर्टिकल 14 में क्या लिखा गया है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई। अब स्टेट का जो मतलब है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आर्टिकल 12 में स्टेट कवर करता है गवर्नमेंट। स्टेट के अंडर जो इंक्लूड होती है वो गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी। मतलब स्टेट जो है किसी भी पर्सन को इनकार नहीं कर सकती इक्वालिटी बिफोर लॉ से और इक्वल प्रोटेक्शन मिलने से। ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर। सो यहाँ पे हमने दो नई टर्म्स पढ़ी, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड वन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में बेसिकली इन्हीं दो टर्म्स की बात की गई है। इन्हीं दो टर्म्स को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड वन क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इसको जानने से पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। सो रूल ऑफ लॉ क्या था? रूल ऑफ लॉ था कि एवी डाइसी ने जो है एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उस बुक में उन्होंने लिखा था कि रूल ऑफ लॉ इज एन आइडिया डेट ऑल द पीपल आर सब्जेक्ट टू द लॉ एंड नो वन इज अबव इट। मतलब लॉ से ऊपर कोई नहीं है, लॉ सबसे ऊपर है, लॉ सुप्रीम है। ठीक है, ये जो है उन्होंने इस बुक में लिखा था। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग बोला गया है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, मतलब लॉ जो है वो सबसे सुप्रीम है। डजेंट मैटर चाहे आप हों या मैं, या फिर पीएम हो या फिर सीएम हो, कांस्टेबल हो, कोई भी पर्सन हो, किसी भी पोस्ट पे हो, हर एक पर्सन को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यही था रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट। ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर वो पीपल जिनको जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है गवर्न किया जाता है, दोनों को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यही था रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट। ठीक है, सो अब इसको पढ़ने के बाद अब हम जो हमारे दो कंसेप्ट थे आर्टिकल 14 में लिखे गए थे, एक तो था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड वन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम उन दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? उसके अकॉर्डिंग एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब हर एक पर्सन जो है लॉ के सामने इक्वल है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। डजेंट मैटर आप किस रिलीजन के हो, अमीर हो, गरीब हो, किस कास्ट के हो, ठीक है, कौन से धर्म के हो, डजेंट मैटर, हर एक पर्सन को जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। यही जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंडर जो है बोला गया है। ठीक है, ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, मतलब हमने जो है ब्रिटिश से लिया है, और एक नेगेटिव कंसेप्ट है। इसको नेगेटिव कंसेप्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो है क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है किसी को भी जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। सो यहाँ पे बात की गई है कि क्या नहीं करना है, डेट्स वाई इसको बोला गया है नेगेटिव कंसेप्ट। ठीक है, अब थर्ड वन बात करता है रूल ऑफ लॉ। मतलब ये जो है एक रूल ऑफ लॉ का ही एलिमेंट है। जैसे हमने रूल ऑफ लॉ में पढ़ा कि कोई भी पर्सन किसी भी पोस्ट पे हो, डजेंट मैटर, हर एक पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ भी यही बोलता है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, एंड नो प्रिविलेजेस, मतलब किसी भी पर्सन को किसी भी तरीके की कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी, हर एक पर्सन इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल लेडी जस्टिस, आपने देखा होगा कि उनकी आंखों पे हमेशा पट्टी होती है। ठीक है, वो किस लिए होती है? वो इसीलिए होती है कि हर एक पर्सन उनकी नज़रों में इक्वल है। ठीक है, कोई भी पर्सन आ जाए चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, वो मैटर नहीं करता, हर एक पर्सन जो है इक्वल है। कोर्ट के द्वारा जो है हर एक पर्सन को जो है सेम क्राइम पे जो है सेम जजमेंट जो है वो दी जाएगी। अब क्या ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या ये सही था? मतलब हर एक पर्सन को जो है इक्वल ट्रीटमेंट देना, क्या ये सही है? ऑब्वियस सी बात है ये सही नहीं है। क्यों?
तो वो क्यों है? फॉर एग्जांपल हमारे देश में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब है। अब मान लो एक गरीब पर्सन है और एक अमीर है, दोनों ने जो है सेम क्राइम किया है, ठीक है। कोर्ट के द्वारा जो है दोनों को सेम पेनल्टी लगा दी है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो हमने यही पढ़ा ना कि कोर्ट के सामने सब इक्वल हैं, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सो अगर जो है कोर्ट दोनों को सेम पेनल्टी लगाता है, सो जो अमीर बंदा है वो तो पैसे दे के छूट जाएगा ना, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं। गरीब जो है वो कहाँ से पैसे देगा? सो यहाँ पे क्या हुआ, जब हम दोनों को इक्वल ट्रीट करेंगे तो एक के साथ तो अनइक्वल हो गया ना। सो इसीलिए जो है बोलते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो पूरी तरीके से जो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। यूनिवर्सल जो है उसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक घर में एक 5 साल का बच्चा है और एक 20 साल का बच्चा है, ठीक है। सो क्या दोनों को आप सेम ट्रीटमेंट दोगे? ठीक है, सेम तरीके से ट्रीट करोगे? नहीं ना। जो 5 साल का बच्चा है अपने हिसाब से खाना भी कम खाएगा, उसके खर्चे भी कम होंगे। वैसे ही जो 20 साल का बच्चा है उसके खर्चे भी ज़्यादा होंगे, नीड्स भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। सो बेटर है कि उनको रीजनेबल तरीके से जो है क्लासीफाई किया जाए और उस बेसिस पे जो है उनको ट्रीट किया जाए, ठीक है, ताकि जो है किसी के साथ भी जो है अनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। सो इसीलिए जो है एक और कंसेप्ट आया था जिसका नाम था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। उसको पढ़ते हैं। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? यहाँ पे जो है लॉ के द्वारा जो है इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है। ये जो है एक अमेरिकन कंसेप्ट है, मतलब अमेरिका से लिया गया है। और इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो सेम टाइप के लोग हैं उनको जो है सेम ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन अगर दो लोग अलग अलग टाइप के हैं, मान लो एक अमीर है एक गरीब है, तो उनको जो है अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। मान लो कोई एक बच्चा है और एक बूढ़ा है, तो उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करो। यही बोला गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, ठीक है। ये अलो करता है रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होगा बेस्ड ऑन सर्कमस्टांस पे और बेस्ड ऑन सिचुएशन ऑफ अ पीपल, ठीक है। मतलब लोगों को देख के जो सेम टाइप के लोग हैं उनको सेम ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाए। और ये क्या है? ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिमांड की गई है इक्वल ट्रीटमेंट की। जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या बोला गया था कि हमें भेदभाव नहीं करना है, तो वो एक नेगेटिव कंसेप्ट था। और ये है एक पॉजिटिव कंसेप्ट जहाँ पे डिमांड की गई है इक्वल ट्रीटमेंट की, ठीक है। ये अमेरिकन कंसेप्ट है और एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग जो है बोला गया है कि सेम पर्सन को जो है सेम तरीके से डील किया जाए। लेकिन अगर पर्सन्स इक्वल हैं, अगर पर्सन जो हैं डिफरेंट हैं, तो उनको डिफरेंट तरीके से डील किया जाए, ठीक है। सो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो है लॉ सब पे एप्लीकेबल होता है? सो उसके लिए हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं लाइक। सो वो एक्सेप्शंस क्या हैं? फर्स्ट वन है द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी लायबल इन एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड पावर। मतलब अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी काम करते हैं, सो वो कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है, मतलब कोर्ट को जो है लायबल नहीं है वो किसी भी तरीके का जवाब देने के लिए, ठीक है। फिर आता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी स्टार्ट, मतलब ना ही जो है उनके समय, ना ही उनके कार्यकाल के दौरान कोर्ट के द्वारा जो है कोई भी जो उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। फिर नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज़ आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द स्पीच ओपिनियन और वोट गिवन इन द हाउस। मतलब जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर उनके किसी को भी वोट दिया गया है या कोई भी स्पीच दी गई है, कोई भी उनका ओपिनियन है, उसके लिए जो है वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए, ना ही अपनी वोट्स के लिए, ना ही अपनी स्पीच के लिए। सो वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। फिर आता है कोर्ट कैन नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन डूइंग ट्रू रिपोर्टिंग। मतलब अगर कोई भी पर्सन जो है रिपोर्ट कर रहा है, किससे रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं पार्लियामेंट की या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की, उससे रिलेटेड कोई भी पर्सन अगर रिपोर्ट कर रहा है, अगर वो ट्रू है, तो उसके खिलाफ जो है कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी, ठीक है। फिर फॉरेन सॉवरन या एम्बेसडर या डिप्लोमेट, मतलब बाहर से कोई भी पर्सन, कहीं का भी किंग हो गया या फिर प्रेसिडेंट हो गया, अगर वो हमारे देश में आते हैं तो वो भी इंजॉय करते हैं इसी इम्यूनिटी को, मतलब उनके खिलाफ भी कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। फिर लास्ट वन है यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज, मतलब जो यूएनओ है और उसकी जो भी एजेंसीज हैं वो भी इंजॉय करती हैं इम्यूनिटी, मतलब उनके खिलाफ भी कोई सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। सो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पढ़ा आर्टिकल 14, मतलब जिसमें हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।